जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हों। मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों को थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग किस बात पे डिस्कस करने वाले हैं, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी बिहार बीपीएससी टीचर के लिए साइंस को डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं मेरे मित्र। आप सभी ने थंबनेल पे देखा होगा बिहार बीपीएससी टीचर क्लास 6 to 8 विज्ञान अध्यायवार। ध्यान में रखिएगा कि मैंने आपको बीपीएससी टीचर के सिलेबस आने से पहले भी बताया था कि भाई मेरे, अगर आपको इस बार ये जो बिहार सरकार की टीचर वाली वैकेंसी है इसमें सेलेक्ट होना है, तो कहीं ना कहीं आपको बिहार टेक्स्ट बुक की तरफ चलना होगा। यानी कि जो आपके सरकारी स्कूल में क्लास 6 से लेकर के 10 तक के सिलेबस होते हैं उसको कहीं ना कहीं आप सबों को एक बार रिवीजन करना होगा और बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बीपीएससी ने सिलेबस लिखने के क्रम में इस चीज को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि भले ही आपकी जो मतलब जॉब होगी, आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आपके लेवल से थोड़ा सा नीचे होगा, लेकिन जो सिलेबस है उसके लिए आपका क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। और चूंकि बीपीएससी एग्जाम ले रही है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो अपने हिसाब से ठीक ठाक ही होगा। तो सर आपको भी कहीं ना कहीं बेसिक लेवल से मेहनत करना होगा। और चूंकि आप में से बहुत सारे मित्रों का लगातार ये डिमांड था कि गुरुजी बीपीएससी टीचर के साइंस के लिए कुछ करो, तो मेरे मित्र मैंने आप सबों के लिए क्लास 6 से लेकर के 10 तक के जो साइंस के बिहार टेक्स्ट बुक हैं सर, उसको पूरी तरह से थ्योरी और उसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको करवाने का फैसला लिया है। और ये जो सेशन है ये आपका आज से ही स्टार्ट होने वाला है। ध्यान दीजिएगा कि क्लास 6 से लेकर के 10 तक का जो सरकारी स्कूल की बुक है उसको जो हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग दो भाग में पढ़ेंगे। पहले भाग में हम लोग क्लास 6 से लेकर के 8 तक को कंप्लीट करेंगे और दूसरे भाग में हम लोग क्लास 9 से 10 तक की बात करेंगे। ध्यान में रखेंगे जो भी चीजें आपको करवाई जाएगी इस सेशन के अंतर्गत, थ्योरी प्लस जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा, जहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, वो सारे के सारे कहां से होंगे, तो सर जो बिहार के सरकारी स्कूल में बुक चलती है वहां से होंगे। और जो आपका मतलब कह सकते हो सरकारी बुक है उससे करवाया जाएगा, ताकि आपको तनिक भी एग्जाम हॉल में ये ना लगे कि हाँ ये चीज हमारे लिए अटपटा है या इस चीज को हम जान नहीं पाए। जब हमने इस सारे बुक को सर एक बार टटोला तो उसमें देखा कि कुछ ऐसे टर्म हैं जिससे हम लोग अभी भी क्या होते हैं सर, अनजान होते हैं। और वो बहुत ही लोकल लैंग्वेज है जिसे कहीं ना कहीं समझना चाहिए। और मेरे मित्र यही लोकल लैंग्वेज आप सबों को एग्जाम में क्या करता है, तो सर परेशान करता है, यानी कि दिक्कत का कारण बनता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम लोग आज से अपने इस धुआंधार सेशन की, जहां पे हम लोग पहले डिस्कस कर रहे होंगे क्लास 6 के साइंस के पहले चैप्टर की। पहला चैप्टर क्या है, तो आइए हम लोग बात करते हैं पहले चैप्टर की। तो आप सभी कहेंगे सर पहला चैप्टर है भोजन कहां से आता है। ध्यान में रखिएगा कि चूंकि क्लास 6 से लेकर के आपको 10 तक पढ़ना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्टूडेंट लगातार लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनको क्लास 6 का जो पोर्शन है वो थोड़ा इजी लगेगा। सर इसको मॉडरेट रूप में ही लेते चलेंगे, ज्यादा फोकस वहां पे होगा कि उस टर्म से आप रूबरू हो जाए जो आपके लिए परेशानी का कारण बनता है। ऐसे अगर आप बिहार से हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो टर्म आपके लिए अनजान नहीं होगा, लेकिन ये कहना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि बिहार के भी सर बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं जिसको लोकल लैंग्वेज पता नहीं रहता है। तो हम लोगों की कोशिश कहीं ना कहीं उसी चीज पे होगी। मेरे मित्र क्लास 6 का जो आपका पहला चैप्टर है भोजन कहां से आता है, इसमें मेनली पूरे एक्सरसाइज में दो चीजों पे फोकस की गई है। कितने चीजों पे सर, दो चीजों पे। अगर हम बात करें इस एक्सरसाइज की मेन फोकस्ड पॉइंट की, इस एक्सरसाइज की मेन फोकस्ड पॉइंट की, यानी कि मुख्य बिंदु की, तो आपको इस एक्सरसाइज में क्या सीखने को मिलेगा, तो आपको यह सीखने को मिलेगा कि भोजन के प्रकार क्या होते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि इस एक्सरसाइज में आपको मेनली फोकस किया गया है टाइप्स ऑफ फूड पे और साथ ही साथ भोजन के स्रोत पे, यानी कि सोर्सेज ऑफ फूड पे। दो चीजें आपको इस पूरे एक्सरसाइज में सीखने को मिलेगी मेनली रूप से, जो कि आपके इस एक्सरसाइज के अंतर्गत फोकस्ड किया गया है। अब आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी भोजन के प्रकार और भोजन के स्रोत को समझने से पहले हमें थोड़ा सा ये बता दो कि हम लोग भोजन किसे कहेंगे। तो भाई मेरे, आप सभी ध्यान में रखना कि कहीं पे भी अगर भोजन की बात की जाएगी,
कहीं पे भी अगर भोजन की बात की जाएगी यानी कि फूड की बात की जाएगी तो आप सभी एक शब्द में कहेंगे कि जिस तरह किसी भी मोटर व्हीकल्स को चलने के लिए उसमें फ्यूल की जरूरत होती है, एज अ फ्यूल हम लोग उसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, गैसोलीन इन सभी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरह हमारे शरीर के सभी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए फ्यूल के रूप में भोजन का होना आवश्यक है। तो आप सभी भोजन के बारे में बड़े ही सरल शब्दों में इस चीज को याद रख सकते हैं कि जो हमारी शरीर के लिए ईंधन का कार्य करती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं सर, भोजन कहते हैं। तो आप लोग शॉर्ट में क्या कहेंगे कि शरीर का ईंधन फ्यूल्स ऑफ द बॉडी, फ्यूल्स ऑफ द बॉडी हम लोग किसको कहेंगे, आप सभी कहेंगे सर भोजन को कहेंगे। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि सवाल ये है कि सर जो हम लोग भोजन की बात कर रहे हैं इसको हम लोग बायोलॉजिकली या एक आम बोलचाल के भाषा में समझने के लिए कैसे कह सकते हैं। ये तो थोड़ा सा अपर लेवल का हो जाता है क्योंकि हम लोग किसी भी फ्यूल की बात करते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। अब वो एनर्जी का फॉर्म जो कुछ भी हो वो अपने अपने स्टेजेस पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम आम बोलचाल के भाषा में क्लास 6 के बच्चों की तरह समझने की कोशिश करें तो भोजन किसे कहेंगे, बड़े ही सरल शब्दों में याद रखेंगे। वैसी सभी चीजें जिसको हम खा सकते हैं या जो खाने योग्य है उसी को क्या कहा जाता है सर, भोजन कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हो भोज्य पदार्थ कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हो खाद्य पदार्थ कहा जा सकता है। तो आप सभी इसको बड़े ही सरलता से याद रखेंगे कि वैसी सभी चीजें जो खाने योग्य है ये क्या कहलाएगी, आप कहेंगे सर खाद्य पदार्थ कहलाएगी, या हम भोजन कह सकते हैं या भोज्य पदार्थ कह सकते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जो क्लास 6 का स्टैंडर्ड है इसमें भोजन को और आसान तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें क्या लिखा हुआ है, विद्यार्थी और दोस्त का नाम और पूरे दिन में खाए गए विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्योंकि हम लोग बुक के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लेवल जो है सर वहीं से शुरू करना होगा ताकि चीजें आपको रटा हुआ फील ना हो, समझा हुआ फील हो। इस तालिका का मकसद इस बुक में देने का यह था कि आप अपने आसपास के लोगों से पता करो, आप अपने आसपास के दोस्तों से पता करो कि वो पूरे भर दिन में क्या खाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपके 2-4 दोस्त का नाम लिखें, मान लीजिए कि एक कोई रोहन है, कोई मोहन है, कोई सोहन है, इस तरीके से, और इन सभी के अगर हम लोग अलग अलग दिन में खाने की बात करें, मतलब पूरे दिन में ये क्या क्या खाएं, तो आप कह सकते हैं सर हो सकता है कि रोटी दाल खा के आया होगा, रोटी दाल चोखा खा करके आया होगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम बात करें मोहन की तो आप कहेंगे सर चावल सब्जी खा के आया होगा या चावल दाल खा के आया होगा। अगर हम बात करें सोहन की तो आप कह दोगे सर छोला भटूरा खा के आया होगा। इसी तरीके से आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिसका अलग अलग दिन का खाना क्या होता होगा सर, अलग अलग रहता होगा। मेरे मित्र ध्यान में रखना कि ये रोटी दाल चोखा चावल सब्जी छोला भटूरा ये सब के सब क्या हैं, आप सभी याद रखना कि सर ये सब के सब खाद्य पदार्थ हैं। क्या है सर, ये सब के सब खाद्य पदार्थ हैं, यानी कि खाने योग्य पदार्थ हैं। क्या है, खाने योग्य पदार्थ हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब एक से अधिक खाने योग्य पदार्थ हम लोग एक से अधिक खाने योग्य पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग कहते हैं भोजन करते हैं। जैसे अब रोटी दाल चोखा खाएंगे तो सीधे सर रोटी तो नहीं खा सकते, रोटी के साथ खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। अब दाल के साथ दाल हम लोग मतलब कह सकते हो सब्सिडरी के रूप में लेते हैं, चावल खाएंगे तो दाल चाहिए, रोटी खाएंगे तो दाल चाहिए, कुछ और खा रहे हैं तो दाल चाहिए। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम सीधे सीधे अकेले नहीं खा सकते, उसके लिए हमें 2-4 और चीजों की जरूरत होती है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये सभी चीजें मिलके क्या होती है सर, तो सर ये सभी चीजें मिलके भोजन का निर्माण करती है, या इन सभी चीजों को जब हम लोग खाते हैं तो कहते हैं सर भोजन हुआ है। आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि ये जो रोटी दाल चोखा या फिर चावल सब्जी छोला भटूरा जो कुछ भी है, इन सभी को बनाने के लिए कुछ ना कुछ क्या लगती है सर, कच्ची सामग्री लगती है। मतलब ये हुआ कि सर जो हमारा भोजन होता है इसको बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, इसको बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है सर, कच्ची सामग्री की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, कच्ची सामग्री की जरूरत होती है। अब ध्यान में आप ये रखेंगे कि भोजन बनाने के लिए जो हमें कच्ची सामग्री की जरूरत होती है ये या तो पादप उत्पाद हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है तो सर जंतु उत्पाद हो सकता है। क्या हो सकता है, जंतु उत्पाद हो सकता है।
मेरे मित्र, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि कच्ची सामग्री जहां से हमें प्राप्त होगी, तो सर जो प्राप्त होने वाली जगह होगी उसको हम स्रोत बोल सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हम लोग जो कुछ भी भोजन करते हैं उसके जो भी आइटम होते हैं, उन सभी को बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री की जरूरत होती है, वो या तो पादप उत्पाद होते हैं या फिर जंतु उत्पाद होते हैं। यानी कि हमारे भोजन में कुछ ऐसे भी पदार्थ शामिल होते हैं जो हमें प्लांट से मिलता है, और कुछ ऐसे भी पदार्थ शामिल होते हैं जो हमें कहां से मिलता है, सर जंतु से मिलता है। अगर इसी बेस पे हम लोग कुछ और एक्सपेरिमेंट करना चाहें कि सर अलग अलग व्यंजन के लिए उनकी कच्ची सामग्री क्या हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके दिन के मेनू में आज आपने चावल खाया, दाल खाया, सब्जी खाया, पापड़ खाया, चोखा खाया, तो चावल, दाल, सब्जी, ये क्या हुआ, आपके भोजन का व्यंजन हुआ। अब चावल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आप कहेंगे सर चावल नहीं, भात बनाने के लिए हमको चावल चाहिए। ठीक है, अब ये चावल आपको कहां से मिलेगा, सर धान के पौधा से मिलेगा। अब दाल आप कुछ भी खाओ, मूंग का दाल खाओ, अरहर का दाल खाओ, आप चना दाल खाओ, कुछ भी खाओ, ये सभी दलहन चीजें आपको कहां से मिलेगी, सर हमारे जो खेत खलिहान है वहां पे जो दलहन की खेती होती है, दलहन की खेती एज्यूमिन दलहन के पौधे से मिलेगी। मेरे मित्र, इसी तरीके से आपने सपोज करो कि कुछ और सब्जी खाया, तो सब्जी में आपका मान लीजिए बैगन हो सकता है, परवल हो सकता है, गोभी हो सकता है, भिंडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये सभी कहां से मिलेंगे, सर पौधे से मिलेंगे। तो इस बेस पे अगर हम लोग ये ट्राई करने की कोशिश करें जो अलग अलग व्यंजन है उसमें कच्ची सामग्री क्या लगता है, तो दो एग्जाम्पल आप देखेंगे कि रोटी या चपाती बनाने के लिए आपको आटा लगता है, वो जल लगता है और नमक लगता है। ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है नमक, किसी को डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते, क्योंकि टेस्ट के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कच्ची सामग्री में हम लोग इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम दाल की बात करें तो कच्ची दाल लगेगी, आपको जल लगेगा, नमक लगेगा, तेल लगेगा, घी लगेगा, हल्दी मसाले जो कुछ भी है वो लगेगा। अगर हम भात की बात करें तो आप क्या कहेंगे कि सर चावल लगेगा, साथ में क्या लगेगा, सर जल लगेगा। अगर हम लोग इसी तरीके से खीर की बात करें तो क्या कहिएगा कि सर चावल चाहिए हमें, फिर दूध चाहिए हमें, फिर चीनी चाहिए हमें। मेरे मित्र, आप सभी क्या देख रहे हैं कि अलग अलग व्यंजन को बनाने के लिए हमें अलग अलग कच्ची सामग्री की जरूरत होती है। और आप सभी को ध्यान में रखना है कि जितने भी कच्ची सामग्री होती है, जितने भी कच्ची सामग्री होती है किसी भी व्यंजन को बनाने के लिए, सर वो या तो हमें प्लांट से मिलती है, अगर प्लांट से मिल रही है तो उसे हम पादप उत्पाद कहते हैं, और अगर जंतु से मिल रही है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर जंतु उत्पाद यानी कि एनिमल प्रोडक्ट कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि अगर हम लोग कुछ और व्यंजन की बात करते हैं, तो व्यंजन के लिए अगर हम लोग लिट्टी की बात करें तो आटा लगेगा, सत्तू लगेगा, नमक लगेगा, मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक, घी, ये सभी आपके लिए क्या है, सर कच्ची सामग्री है। और इन सभी का क्या होता है, सोर्स होता है, स्रोत होता है, कहीं ना कहीं से मिलता है। तो कच्ची सामग्री जहां से हमें मिलता है उसे क्या कहते हैं, सर उस कच्ची सामग्री का स्रोत कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो उस भोज्य पदार्थ के व्यंजन के लिए स्रोत है। मेरे मित्र, अगर हम सत्तू की बात करें तो आप कहेंगे सर चना के पौधा से मिलेगा। नमक के बारे में आप सभी याद रखिएगा कि ये आपको खनिज स्रोत से प्राप्त होते हैं, या फिर इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज आप सभी याद रखेंगे, समुद्री जल से प्राप्त होते हैं। अब कहिएगा कि सर इसमें वीवीआई क्या है, सर इसमें वीवीआई यही है कि आप सबों को यूं तो मालूम होगा कि नमक जो है वो समुद्री जल से प्राप्त होता है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में ये दिया हुआ रहे कि नमक प्राप्त होता है और वहां पे समुद्री जल ना देकर के खनिज स्रोत दिया हुआ रहे, तो आप सभी वहां पे कंफ्यूज होंगे। आप कहेंगे सर टीचर तो हमें बताया ही नहीं। तो ये यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नमक जो है वो खनिज स्रोत से भी प्राप्त होता है, और ध्यान में रखेंगे जो साधारण भाषा में आप सबों को याद है समुद्री जल से तो प्राप्त होता ही होता है। साथ में मेरे मित्र मिर्च के पौधे से, लहसुन के पौधे से, प्याज के पौधे से, अदरक के पौधे से प्राप्त होगा। इसी तरह से अगर हम मुर्गा बनाएंगे तो जो कुछ हमको प्लांट मिलेंगे, कुछ हमें जंतु के सोर्स मिलेंगे। मेरे मित्र, आप सभी यहाँ पे ध्यान में रखना कि अगर हम लोग पादप उत्पाद की बात करेंगे, अगर हम लोग पादप उत्पाद की बात करेंगे तो पादप उत्पाद के रूप में आपको क्या मिल सकता है, तो सर जो चावल है या फिर जो गेहूं है, ठीक है, चावल, गेहूं, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो दाल मिलेगा, फिर क्या मिलेगा सर, तेल मिलेगा, इट एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो प्लांट प्रोडक्ट के रूप में आपको देखने को मिलता है। अगर हम लोग जंतु उत्पाद की बात करें, वैसे प्रोडक्ट जो हमें जंतु से मिलते हैं, तो आप कहेंगे सर दूध हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, फिर आपका घी हो गया,
पनीर हो गया, ये सब के सब क्या कहलाएंगे सर? जंतु उत्पाद कहलाएंगे। और जो प्लांट से मिलेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? पादप उत्पाद कहेंगे। मतलब क्या कि हम ये कह सकते हैं कि सर भोजन जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जो हमारे शरीर के लिए ईंधन की तरह कार्य करता है, उसके दो मुख्य रूप से स्रोत होते हैं। पहला होता है हमारा जंतु, पहला होता है हमारा पौधा और दूसरा होता है हमारा जंतु। यानी कि जो हम लोग भोजन करेंगे उसमें दो प्रोडक्ट शामिल होंगे, या तो प्लांट प्रोडक्ट हो सकता है या फिर एनिमल प्रोडक्ट हो सकता है। मेरे मित्र यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप सभी स्टार मार्क दे करके लिख लेंगे कि भोजन का मुख्य स्रोत भोजन का मुख्य स्रोत किसे बोला जाएगा? आप सभी याद रखना, पौधा को बोला जाएगा। भोजन का मुख्य स्रोत किसे बोला जाएगा सर? पौधा को बोला जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि एनिमल प्रोडक्ट के बगैर हम लोग कुछ दिन जिंदा रह भी सकते हैं, लेकिन प्लांट प्रोडक्ट के बगैर हम लोग कुछ दिन जिंदा रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हम लोग के लिए। इसीलिए अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्सेज ऑफ फूड, तो आप सभी कहेंगे मेन सोर्सेज ऑफ फूड इज बिलोंग्स टू द प्लांट। यानी कि भोजन का मुख्य स्रोत किसे बोला जाएगा? आप सभी याद रखना, पौधा को बोला जाएगा। अब मेरे मित्र आप सभी इस चीज को हमेशा अपने माइंड में कंठागर करके रखेंगे कि कोई भी जो प्लांट होता है सर, उस प्लांट के अलग अलग भागों को खाया जाता है। यानी कि अगर हम लोग पौधे के खाने योग्य भाग की बात करें, खाने योग्य भाग की बात करें, तो आप सभी ध्यान में रखना कि कुछ पौधे के पत्ती भी खाए जाते हैं सर, यानी कि साग के रूप में, जैसे कि सरसों का साग खाते हैं सर, बथुआ, पालक, ये सभी हम लोग कहते हैं सर इन सभी का लीफ खाते हैं हम लोग, पत्ती खाते हैं। तो पौधे के खाने योग्य भाग के रूप में पौधे का पत्ती भी हो सकता है, पौधे का फल भी हो सकता है। अभी आम का सीजन चल रहा है, आम कहाँ मिलता है सर? तो सर पेड़ में मिलता है, तो वो क्या है सर? तो आम के पेड़ का फल है। इसी तरह हम लोग अमरूद खाते हैं, वो अमरूद के पेड़ का क्या है सर? फल है। तो पौधे का फल भी खाने योग्य होता है। साथ में ध्यान में रखेंगे कि कुछ पौधे के फूल भी खाने योग्य होते हैं, जैसे कि अगस्त फ्लावर जो होता है उसका फूल क्या होता है? खाने योग्य होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, हम लोग के बिहार में एक और प्लांट होता है जो लत्तीदार होता है, उसमें छोटा छोटा फर होता है, उसको आप दाबेंगे तो उससे इंक जैसा निकलेगा। मतलब उसको हम लोग पोरो बोलते हैं आम बोलचाल के भाषा में, लेकिन उसे पोई का पौधा भी बोला जाता है। वो भी लत्तीदार होता है, पान के पत्ता की तरह उसका बड़ा बड़ा पत्ता होता है, और उस पत्ते का उपयोग भी हम लोग क्या करते हैं? खाने के रूप में करते हैं। तो जो पोरो का पत्ता होता है या फिर अगस्त का फ्लावर होता है, वो सभी क्या होते हैं सर? खाने योग्य होते हैं। साथ में अगर हम लोग जड़ की बात करें तो प्लांट का रूट भी क्या होता है सर? खाने योग्य होता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग पौधे के जड़ को खाने के रूप में देखते हैं, तो जो हम लोग सर मूली वगैरह खाते हैं, ये सभी क्या होते हैं सर? प्लांट के रूट होते हैं। अगर हम प्लांट के तना की बात करते हैं तो सर जो आलू है इसको मॉडिफाइड स्टेम बोला जाता है, और साथ में जो आपका अदरक है सर वो भी क्या होता है सर? मॉडिफाइड स्टेम होता है, यानी कि रूपांतरित तना होता है। तो पौधे का जड़, तना, ये सभी क्या होते हैं सर? खाने योग्य भाग होते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में कभी ये सवाल करा जाए कि निम्न में से पौधे के खाने योग्य भाग होते हैं, तो आप कहेंगे पत्ती, फल, फूल, जड़, तना, इन सभी में से कुछ भी रहेगा तो ये क्या कहलाएंगे सर? खाने योग्य भाग कहलाएंगे। मेरे मित्र यहाँ पे ये चीज आपके लिए वीवीआई है, आपको कुछ और याद रहे ना रहे, लेकिन बिहार सरकार का बुक है तो आपको ये चीज याद रखना होगा कि अगर हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में साग का इस्तेमाल करते हैं, तो ये साग हमें कहां से मिलेगी? तो सर चने के पौधा से मिल सकती है, सरसों से मिल सकती है, पालक से मिल सकती है, बथुआ से मिल सकती है। ध्यान में रखेंगे ये सभी क्या होते हैं? ये या तो तना होते हैं या पत्ती होते हैं। क्या होते हैं सर? तना होते हैं या पत्ती होते हैं। अगर हम लोग बात करें सर सलाद की, तो आप सभी सलाद के रूप में खीरा खाते हैं, टमाटर, मूली, गाजर, ये सभी क्या हैं? तो आप सभी याद रखना, खीरा और टमाटर फल होंगे, मूली और गाजर क्या होंगे? आप कहेंगे सर जड़ होंगे। मूली और गाजर क्या होंगे सर? जड़ होंगे। ध्यान में रखेंगे अगर हम तेल की बात करते हैं तो सर मूंगफली का तेल यूज करते हैं, सरसों का तेल यूज करते हैं, सोयाबीन इत्यादि। सर ये सभी क्या होते हैं? बीज होते हैं, यानी कि पौधे के खाने योग्य भाग के रूप में सर बीज का भी हम लोग क्या करते हैं सर? इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज भी आप अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करें इस छाता की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये मधुमक्खी का छाता है। ध्यान दीजिएगा कि इसको मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूं
क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मेरे मित्र, आप सभी यहाँ पे गलतफहमी में ये रहते हैं कि ये जो मधुमक्खी है ये शहद ऐसे ही जुटाता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मधुमक्खी फूलों के रस को चूसती है, और याद रखेंगे कि फूलों के रस को क्या बोला जाता है, फूलों के रस को क्या बोला जाता है, आप सभी याद रखना, फूलों के रस को मकरंद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मकरंद बोला जाता है। और ये जो मकरंद है सर, ये सालों भर मौजूद नहीं होती है, यानी कि ये मतलब सालों भर तक उपस्थित नहीं रहता है। तो मधुमक्खी क्या करती है, जब मकरंद उपस्थित होता है तो मधुमक्खी उसको सक कर लेती है, यानी कि चूस लेती है फूल से। और जैसे ही वो मकरंद मधुमक्खी के पेट में जाता है, मधुमक्खी के पेट में एक ऐसा एंजाइम होता है जो उसे क्या करता है सर, शहद के रूप में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। क्योंकि मकरंद सालों भर नहीं रहेगा, लेकिन मधुमक्खी को सर जीना है लंबे समय तक, तो वो क्या करती है, तो सर वो जो मकरंद उन्होंने सक किया था उसके बॉडी में जो एंजाइम है उसको शहद में बदलता है, हनी में बदलता है, और वो क्या करता है, तो सर ये कॉम्ब जैसी यानी कि छत्ता जैसी संरचना होती है, जिसमें आप देखते होंगे सर इस तरह से छोटा छोटा रूम बना हुआ रहता है, उसमें वो जाकर के स्टोर कर लेता है, ताकि जब मकरंद अवेलेबल ना हो तो ये क्या करे सर, उस रस को पी करके जीवित रहे। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये जो मकरंद को मधुमक्खी के पेट में सर शहद में तब्दील किया जाता है एंजाइम के सहारे, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और ये गिफ्ट भगवान के द्वारा इनको मिला हुआ है। क्यों? तो आप सभी को मालूम है कि कोई भी खाद्य पदार्थ हो उसको थोड़ा दिन के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या होगा सर, फफूंदी लगेगा, खराब हो जाएगा। लेकिन शहद को आप लंबे समय तक छोड़ दो, उसमें कुछ नहीं होता है, यानी कि शहद पे फफूंदी वगैरह से शहद पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि इनको जीवित रहना था, और इसीलिए इसके अंदर प्रकृति के द्वारा ऐसा एंजाइम दिया गया है जो उस मकरंद फूलों के रस को क्या करता है सर, शहद में बदल देता है। और इस शहद की खासियत होती है कि इसमें फफूंदी वगैरह लगने से ये बर्बाद नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, इसीलिए मधुमक्खी के द्वारा इसको क्या किया जाता है, अपने छाता में स्टोर करके रखा जाता है। और मेरे मित्र, हम लोग तो स्वार्थी प्राणी हैं, हम लोग को दूसरे का भोजन छीन के खाने में बहुत अच्छा लगता है। हम लोग क्या करते हैं सर, मधुमक्खी को भगा करके उसके छाता से जो भी शहद होता है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। आप सभी ये चीज ध्यान में रखिएगा कि मधुमक्खी के द्वारा जो फूल के रस को चूसा जाता है उसे क्या कहा जाता है, मकरंद कहा जाता है। और ये मकरंद किस में परिवर्तित होता है, शहद में परिवर्तित होता है। किसके थ्रू? तो मधुमक्खी के पेट से एंजाइम निकलती है उसके थ्रू। ये क्या है? तो आप सभी याद रखेंगे कि ये मधुमक्खी का एक्चुअली में भोजन होता है। क्यों? क्योंकि सालों भर फूल में रस मौजूद नहीं होते हैं। मेरे मित्र, साथ ही आप सभी ध्यान में रखना कि हम लोग भोजन के रूप में अंकुरित अनाज का भी इस्तेमाल करते हैं। अंकुरित कह देने से आप सभी समझ गए होंगे, जैसे हम लोग मूंग फुला करके खाते हैं। आप लोग बिहार पुलिस वगैरह का तैयारी किए होंगे, या सुबह सुबह अल्पाहार की कोशिश करते हैं तो मूंग चना वगैरह हम लोग फुला करके खाते हैं, उसको हम लोग अंकुरित अनाज कहते हैं। अब मेरे मित्र, आप सभी कहीं ना कहीं इस चीज से रूबरू हो गए होंगे कि भोजन क्या है, ये हमको कहाँ से मिलता है। आप सभी कहेंगे सर भोजन हमें या तो प्लांट से मिलेगा या फिर हमें कहां से मिलेगा, जंतु से मिलेगा। प्लांट प्रोडक्ट अलग होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट अलग होते हैं, दोनों मिल करके हमारे लिए भोजन का कार्य करता है। लेकिन मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि हमारे इस पूरे जीव जगत में जो जंतु हैं उन सभी का भोजन एक जैसा नहीं होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं सर, शाकाहारी होते हैं। मतलब क्या कि वो सिर्फ शाक और सब्जी खाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, सिर्फ मांस खाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं सर जो शाक सब्जी और मांस दोनों खाते हैं, जिसको सर्वाहारी बोला जाता है। जैसे अगर हम इस तालिका की बात करें तो गाय जो है वो क्या खाएगा, घास, खल्ली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली छोटे जंतु, पक्षी, दूध, चूहा, ये सब खा लेता है सर। अगर बिल्ली आपका छोटा जंतु खाता है, पक्षी खाता है, दूध खाता है, चूहा खाता है। इसी तरह से अगर आप कुत्ता की बात करें तो सर कुत्ता चावल रोटी, बिस्किट, मांस, मछली, दूध, सब चीज खा लेता है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें मनुष्य की तो आप सभी कहेंगे सर मनुष्य जो है वो प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है और एनिमल प्रोडक्ट भी खाता है। अगर हम बंदर की बात करें तो आप कहेंगे सर ये शाकाहारी होते हैं, ये फल फूल ज्यादा ध्यान लगाते हैं सर, मिठाई वगैरह ज्यादा खाते हैं। चूहा वगैरह अनाज खाता है सर। छिपकली सर छोटे छोटे कीट पतंग खाते हैं। शेर की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर मांस खाते हैं।
मेरे मित्र सीधा सा समझाने का मतलब यह है कि वैसे जंतु जो सिर्फ शाक और सब्जी खाते हैं, वैसे जंतु जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, उसे शाकाहारी के कैटेगरी में रखा जाता है। और वैसे जंतु जो आपका फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, उसे मांसाहारी की कैटेगरी में रखा जाता है। और जो दोनों खाता है उसे किसके कैटेगरी में रखा जाता है सर? सर्वाहारी के कैटेगरी में रखा जाता है। तो मेरे मित्र ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाता है? तो सर क्लास 6 का जो भोजन यह कहां से आता है उसका एक छोटा सा सर रिवीजन हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि चूंकि चैप्टर बहुत ही बेसिक है इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्टली खींचा है। और ध्यान में आपको ये रखना है कि यहां से जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो बहुत ही बेसिक लेवल के देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें सर, ये एक क्वेश्चन है जो आपकी इस एक्सरसाइज के अंत में दिया हुआ था, मुझे जरूरी लगा कि मिलान कीजिए कॉलम 1 और कॉलम 2। अब देखिए यहाँ पे शाकाहारी दिया हुआ है, शेर और बाघ, दूध, अंडा, मांस, शहद। आपने अभी पढ़ा है पूरा का पूरा चीज। क्या कहेंगे कि सर शाकाहारी जंतु वे होंगे जो पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। तो शाकाहारी को मिला दीजिए घ से। अब मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट है शेर और बाघ। आप सबों को मालूम है ये दोनों बगैर मांस खाए जिंदा नहीं रह सकता है। क्या कहोगे सर? ये मांसाहारी जंतु होगा। मेरे मित्र अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट की कि दूध, अंडा, मांस कहां से मिलते हैं? सर जंतु से मिलते हैं। दैट्स व्हाई दे आर बिलोंग्स टू एनिमल प्रोडक्ट, जंतु उत्पाद हैं। और भाई मेरे अगर हम लोग बात करें किसकी? शहद की, तो आप क्या कहिएगा? सर ये मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स भी मैंने रखा है। इसका उपयोगिता क्या है तो आपको समझ में आ जाएगी। हमें शक्कर डैश से प्राप्त होती है। आप सभी कहेंगे सर यहाँ पे दिया हुआ है गन्ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे गन्ना। अब यहाँ पे आपको कैसे फंसाया जा सकता है? आपके ऑप्शन में गन्ना भी रहेगा, पौधा भी रहेगा, फिर जंतु भी रहेगा और नन ऑफ दीज रहेगा। तो आप क्या कहेंगे कि सर शहद तो हमें पौधा से मिलती है और ये पौधा गन्ना का होता है। तो सर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एक्चुअल सोर्स है आपको वो बताना है। अगर पादप उत्पाद जंतु उत्पाद के रूप में पूछेगा तो क्वेश्चन का कैटेगरी आपको खुद ब खुद फील हो जाएगा। नेक्स्ट, बंदर आपका कौन सा जंतु है? आप बताइए। क्या कहेंगे कि सर बंदर जो है वो शाकाहारी जंतु है। बंदर क्या है? शाकाहारी जंतु है। और मेरे मित्र भोजन से हमें डैश मिलती है। आप क्या कहिएगा? सर 1000 बार आपने बताया है कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। मनुष्य एवं तिलचट्टा डैश जंतु होते हैं। क्या कहेंगे कि सर तिलचट्टा, कॉकरोच जो है वो कहीं पे भी लग जाता है। वो हमारे शाकाहारी भोजन पे भी देखने को मिल जाता है, मांसाहारी भोजन पे भी देखने को मिल जाता है। और हम लोग क्या है? तो सर हम लोग तो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? आप कहेंगे सर सर्वाहारी जंतु हो जाएंगे। मेरे मित्र अगर हम लोग नेक्स्ट और एक फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैंने पहले बोला बेसिक लेवल है तो रिवीजन करते चलना है सर फटाफट, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ पे कि बाघ डैश है क्योंकि ये केवल मांस खाता है। आप कहेंगे सर बाघ मांसाहारी है। क्यों? क्योंकि ये केवल मांस खाता है। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है और इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? आप कहेंगे सर शाकाहारी। इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? शाकाहारी कहा जाएगा। नेक्स्ट है तोता केवल डैश उत्पाद खाता है। आप कहेंगे सर तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। क्या खाता है सर? पादप उत्पाद। जो डैश हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। चिला जी मैंने आपको पहले ही बताया है कि दूध ही हम लोग पीते हैं और ये दूध क्या है? तो सर गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है। हाँ सर ऊंट से भी प्राप्त होता है, ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये दूध आपका आप कहेंगे जंतु उत्पाद है। मेरे ख्याल से जो क्लास 6 का पहला चैप्टर था उसको आप सभी बड़े ही आसानी से और बड़े ही सरलता से समझ लिए होंगे। रिवीजन करने के लिए सर इतनी बातें काफी है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि अभी जो मैंने आपको जितनी चीजें बताई है अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो सर पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं और ये जो बोर्ड पीडीएफ है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं अपने रिविजन के लिए भी। और मेरे मित्र मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और मेरे ख्याल से अगर आपको सेशन अच्छा लगा है और आप सभी चीजों को आसानी से समझ गए हैं तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने तरफ से। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।